हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा एक दिन मैदान जीत कर जाएगा। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, है ना, और हिस्ट्री में आपको गुप्त वंश को हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका था, गुप्त काल, गुप्त डायनेस्टिक। वो आपका 1-2 दिन क्लास आपका हमारे एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बिजली का है ना, मरम्मत चल रहा है, जो मेन लाइन होता है उसी पर मरम्मत चल रहा है, इसीलिए आपका 2-3 दिन क्लास नहीं हुआ, इसके लिए माफी चाहेंगे। हम लोग पुनः अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने शेड्यूल के साथ। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश को, हम लोग यानी गुप्त काल को स्टार्ट आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे अगला राजा के बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा आपका बैकअप जो करना है बहुत जरूरी है ना, जितने आप बैकअप कीजिए वो आपके लिए बेहतर होगा। तो बैकअप आप कर रहे थे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, है ना। श्रीगुप्त के बारे में आपको बताया था कि श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि थी धारण किया, और अर्थात महाराजा का उपाधि जो व्यक्ति धारण करेगा वो मतलब स्वतंत्र है या नहीं, मतलब वो स्वतंत्र राजा नहीं था, है ना। ठीक उसी प्रकार देखेंगे तो उसके बाद अगला राजा बना घटोत्कच। तो घटोत्कच भी महाराजा को उपाधि धारण किया और वो भी स्वतंत्र राजा नहीं था। लेकिन गुप्त वंश का पहला ऐसा राजा था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने स्वतंत्र राजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। ये कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोगों ने जान रहे हैं। तो इसी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग ने डिटेल रूप से पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, और आज के क्लास में हम लोग आगे उसके क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आपको चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी के बारे में आपको बताए थे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह यहाँ किया था, तो आपका लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, है ना। किसके से किया था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। इस लिच्छवी बताइए कुमार देवी कहाँ की थी? तो लिच्छवी की, इसीलिए उससे जो उत्पन्न संतान हुआ यानी चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी, किसका? कुमार देवी से जो उत्पन्न संतान हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र। क्या कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र। और इन दोनों का संतान यानी इस दंपति चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का दंपति का संतान क्या कहलाया? तो समुद्रगुप्त। और उसी समुद्रगुप्त के हम लोग को विस्तार रूप में आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो हेडिंग में लिखिए समुद्रगुप्त। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? समुद्रगुप्त, है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ, तो देखिएगा फिगर से आपको बताते हैं हम। ये था आपका भारत का मानचित्र, और पिछले क्लास में आपको बताए थे कि गुप्त वंश गुप्त जो शासक था किसके समान था? तो ये आपका कुषाणों का समान था। सामंत मतलब कहने का मतलब किसी भी क्षेत्र में आपको अधिकार दे दिया गया कि उस क्षेत्र से जो खेती या अन्य चीज से जो राजस्व आ रहा है तो हमको तहसील को दो, और साथ ही उस क्षेत्र में मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा या अन्य चीज का अगर कुछ समस्या हो गया तो उसको हम लोग क्या करना है? तो वो भी तहसील को यानी कि टैक्स के रूप में यानी तुम ही अपने न्याय को दो। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सामंती प्रथा। और आपको बताए थे कि यानी गुप्त वंश का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? कौशाम्बी के आसपास ही इसका उदय हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कौशाम्बी के आसपास। इसीलिए, है ना, तो आपको जब यानी कि गुप्त वंश का मूल रूप से साम्राज्य कहाँ था? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश था। लेकिन जब कुमार गुप्त का शासन आया, कुमार गुप्त ने किसके साथ विवाह किया? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ। तो कुमार देवी का जो थी वो भाई बहन में अकेली थी। क्या थी? अकेली। इसीलिए जो दहेज के रूप में पूरा बिहार मिल गया। नहीं पूरा बताइए आप क्या मिला? पूरा बिहार का मिलकर किसको? चंद्रगुप्त प्रथम। यानी अब चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत हो गया? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही कौन सा? तो बिहार। ये किसका साम्राज्य है? तो उत्तर गुप्त वंश का, जो हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आज के क्लास में हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ने में वाले हैं? तो समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का आपको बताए थे कि
चंद्रगुप्त प्रथम तो चलिए, हम लोगों ने देखा था कि चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य कहाँ था, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और आपका बिहार का सेक्शन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, समुद्रगुप्त। तो आपको अभी बताएं कि चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहते हैं लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र इसलिए कहते हैं कि लिच्छवी का बेटा है, मतलब कहने का मतलब देखिएगा, है ना। लिच्छवी मतलब लिच्छवी की राजकुमारी कौन है, कुमार देवी का बेटा है। और दौहित्र मतलब होता है बेटा, समझिएगा। प्रत्येक देखिए हिस्ट्री में मेन है ना, टर्मिनोलॉजी का ही खेल है। आपको प्रश्न देगा कि दौहित्र का मतलब क्या है, गुप्त वंश में दौहित्र का अर्थ क्या होता है, तो ये बेटा होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए तो जो चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी यानी दोनों दंपति से उत्पन्न संतान का नाम क्या था, यानी कि समुद्रगुप्त। और इसी समुद्रगुप्त के पढ़ेंगे। देखिए ये समुद्रगुप्त है ना, जो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी, गुप्त वंश का ही नहीं पूरे भारत का, देखिएगा आपको कहानी को सुनाएंगे उससे समझ में आएगा। जब गुप्त वंश समुद्रगुप्त राजा बना तो इसने अपने, चूंकि अब इसका साम्राज्य मूल रूप से कहाँ तक था, तो ये मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का सेक्शन। लेकिन समुद्रगुप्त इतना शक्तिशाली राजा बना है, इसके एक आपको इसके समझ आएगा, इसके प्रयाग प्रशस्ति आपको, जब यानी कि अशोक का स्तंभ है, स्तंभ में कहाँ गड़वाया था, बहुत सारे स्तंभ गड़वाया था, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में बताए थे आपको कि प्रयाग में भी एक स्तंभ अशोक ने लगवाया था, प्रयाग स्तंभ। और उसी प्रयाग स्तंभ में आपको जो अशोक ने कुछ लिखवा दिया वो अपने शासनकाल में। जब अशोक के बाद गुप्त यानी मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर गुप्त वंश का राजा कौन बना, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजा बना तो जो सेक्शन उसमें बचा था उस स्तंभ में यानी उस पिलर में, तो उसमें भी कौन लिखवाया, तो समुद्रगुप्त ने जितना भी विजय किया है अपने क्षेत्र में उसका उल्लेख उसमें करवा दिया, उस स्तंभ में, यानी कि अशोक के स्तंभ में करवाया है, ऐसा नहीं कि दूसरा स्तंभ में, है ना, अशोक के स्तंभ में करवाया। तो ये उसी को हम लोग प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ कहते हैं। तो ये हो गया आपका। तो इसी में मिलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान को 5 चरण में बनाया। कितने चरण में, 5 चरण में। हम लोग देखेंगे कितने चरण में देखेंगे, 5 चरण में देखेंगे। यानी समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान को 5 चरण में पूर्ण किया। पहला चरण देखेंगे तो पहला चरण का नाम क्या है, आर्यावर्त। आर्यावर्त, ये आर्यावर्त की विजय। ये आर्यावर्त क्या है भाई, तो देखिए आर्यावर्त हिमालय पहाड़ देख रहे हैं, हिमालय और इधर में विंध्य पर्वत। तो हिमालय और विंध्य पर्वत के क्षेत्र जितना भी ये देख रहे हैं, ये सब पूरा जो सेक्शन देख रहे हैं, ये सब है ना, ये सब। तो इस सब के सेक्शन को क्या कहते हैं, आर्यावर्त कहलाते हैं। मतलब आर्य का मतलब जो आर्य मूल रूप से कहाँ आकर बसे थे शुरुआत में, तो सप्त सैंधा प्रदेश में। सिंधु के सहायक नदी 4 है जो आपका, और एक आपका देख लीजिए तो आपका सरस्वती नदी के आसपास। तो यही सब सेक्शन को क्या कहते हैं, आर्यावर्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले किसका विजय अभियान शुरू किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जितने भी पूरा देखना पश्चिम का क्षेत्र, चाहे जम्मू कश्मीर हो गया, इधर इतना पंजाब आपको उत्तराखंड सेक्शन देख लीजिए, हरियाणा पश्चिम जितना भी सेक्शन देख रहे हैं, इसने पहले अभियान में क्या किया, तो आर्यावर्त की विजय किया। और इसमें एक बार में नहीं विजय किया, क्योंकि ये बहुत, जितना भी इधर से राजा देख रहे थे, ये बहुत शक्तिशाली राजा था। कौन, आर्यावर्त के जितने भी राजा था जिसने आपका समुद्रगुप्त ने विजय किया, तो ये काफी बड़ा शक्तिशाली राजा था। तो चूंकि इसने 2 चरण में, कितने चरण में इसको किया, तो 2 चरण में कंप्लीट किया। पहला चरण में 3 और पहला चरण में 3, लगभग 6 राजाओं को मतलब हराया। दूसरा चरण में हम देखेंगे तो दक्षिणापथ की विजय हासिल किया। कहा, दक्षिणापथ की विजय। दक्षिणापथ मतलब ये पूरा दक्षिण का एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया में विजय अभियान किया। और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को क्या किया, पराजित किया। किसने, समुद्रगुप्त। ये आपको है, हम लोग देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान को 5 चरण में कंप्लीट किया। पहला चरण आर्यावर्त की विजय समझ लिए कि आर्यावर्त कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, तो लगभग सप्त सैंधा प्रदेश, जो आपको ऋग्वैदिक काल में आपको पढ़ाया गया था। अब अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको बता भी दिए। दूसरा विजय अभियान कहाँ चलाया, तो उधर हो कंप्लीट कर चुका बात,
ये दक्षिण भारत की ओर चला और दक्षिण भारत के लगभग 12 राजाओं को हराया था। कौन? समुद्रगुप्त। ये देखिए मूल रूप से देख गुजरात का सेक्शन देख रहे हैं, गुजरात का सेक्शन में नहीं है, सो ये आपका समुद्रगुप्त नहीं हारा, मतलब यहाँ तक नहीं जीता था। देखिएगा तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा सेक्शन देखेंगे तो जो बचा कुछ आप देख रहे हैं क्या, तो ये आपका कौन सा सेक्शन आपका जो बच गया है उत्तर प्रदेश का, और कुछ सेक्शन मध्य प्रदेश का बच रहा। तो इस हम सेक्शन को क्या किया, तो तीसरा विजय में किसने करवाया, तो तीसरा अभियान में देखेंगे तो हम लोग कुछ बच गया जो क्षेत्र किसका आपका बच गया था उत्तर प्रदेश का, और कुछ क्षेत्र बच गया था मध्य प्रदेश का, यानी जबलपुर तक, उधर से सारे कंप्लीट कर चुका तीसरा चरण में। और इसके विजय को हम लोग क्या कहेंगे, आठविक राज्यों का विजय, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एरिया था। चौथा चरण की बात करेंगे तो हम लोग चौथा चरण में देख रहे हैं बंगाल, नेपाल, और ये पूरा सेक्शन पहले चूंकि एक असम के क्षेत्र में आता था, तो ये पूरा सेक्शन हो जाएगा, यानी कि बंगाल, नेपाल और ये असम। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संवर्ती राज, है ना, ये संवर्ती राज है, चूंकि ये हो गया। तो कुल 4 हम लोगों ने समझ चुका, दक्षिण आर्यावर्त की विजय, दक्षिणापथ की विजय, आठवीं पर में हो गया आपका कौन सा सेक्शन, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सेक्शन। उसके बाद देखेंगे तो बंगाल, नेपाल और असम ये संवर्ती राजाएं हैं। उसके बाद लास्ट हम लोग पचमा है, तो पचमा में बताइए पूरा भारत को जीत लिया कौन, ये आपका समुद्रगुप्त ने। कोई सेक्शन बच गया नहीं बचा, तो इसीलिए जितना भी इधर आपका पता होगा कि कौन साम्राज्य था, शक, इधर देखिएगा तो कुषाण, और इधर सेक्शन कौन है, नेपाली, श्रीलंका। तो इस राजा देख कर ही इतना डर गया किसे, समुद्रगुप्त से, कि इन्हें आकर मित्रता पर रम कर दिया, किससे, समुद्रगुप्त से। मतलब ये देख रहे श्रीलंका का क्षेत्र, यानी श्रीलंका का राजा, इधर देखिएगा कुषाण, इधर में देखिएगा तो आपका शक, यानी जितने भी विदेशी शासक था, विदेशी शासक का संबंध आकर स्थापित कर दिया, किससे, यानी कि समुद्रगुप्त से, क्योंकि डर गया था, क्योंकि इतना भारत को एक के बाद जीत लेने वाला कोई अभी तक जन्म नहीं लिया था। अगर आपका चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो दक्षिण भारत को लगभग नहीं जीता था, और इधर आपका प्रवर्तक जो हिमालय का क्षेत्र में नहीं जीता था, अशोक का वही काल है, केवल एक कलिंग को अपने साम्राज्य में विस्तार किया था। उसके बाद देखेंगे तो ये सब चूंकि इतना बड़ा साम्राज्य को जीतने वाला कोई अभी तक भारत में एकलौता नहीं था, इसीलिए एक इतिहासकार है, उनका नाम क्या है, V.S. स्मिथ। उनका नाम क्या है, V.S. स्मिथ। V.S. स्मिथ ने किसको भारत का नेपोलियन कहा, भारत का नेपोलियन, यानी कि समुद्रगुप्त एक पहला भारत का शासक है जो पूरे भारत पर विजय किया पूरे भारत पर। ऐसा नहीं कि कितना, हाँ, केवल गुजरात का सेक्शन में कौन साम्राज्य यहाँ शासन कर रहा था, तो ये आपका शक लोग यहाँ कभी कुछ मौजूद थे, तो शकों से चूंकि इसने आक्रमण नहीं किया था और नहीं युद्ध किया था, तो इसीलिए चूंकि ये शक केवल छोड़कर बाकी लगभग तो छोटा सा सेक्शन है, तो पूरे भारत को जीतने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो ये आपका समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त को एक प्रमुख इतिहासकार है, उनका नाम है स्मिथ। और स्मिथ ने क्या किया, उनका क्या किया था, तो भारत का नेपोलियन कहा। आखिर भारत का नेपोलियन क्यों कहा जी, है ना, ये भी मन में प्रश्न आना ही चाहिए। तो देखिए एक यूरोप का एक शासक था जो पूरे यूरोप का जीता था, यानी जितने भी यूरोप महादेश में जितने भी देश हैं उस सभी को जीतने वाला उस व्यक्ति का नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। उसका नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप को जीता, इसीलिए पूरे यूरोप को जीता तो वो नेपोलियन बोनापार्ट कहलाया, है ना, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। पूरे यूरोप को जीतने वाला एकमात्र शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। तब जब इतिहास हमारा जो इतिहास लिखाना शुरू हुआ, तो इतिहास लिखाने के क्रम में V.S. स्मिथ ने यानी कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया, तो यूरोप के जो आपका देख रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट, उसी से तुलना कर इन्होंने कहा, यानी V.S. स्मिथ ने कहा कि भारत का नेपोलियन है। चूंकि तो भारत का अभी तक कोई ऐसा राजा या नहीं है जिन्होंने पूरे भारत को जीता था, एकमात्र ऐसा राजा है जिसने पूरे भारत को जीता। ये इतना नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट था जो वाटरलू के युद्ध में हार गया था, क्या हार कर भाग गया था, है ना, और उसकी वाटरलू के युद्ध में। लेकिन समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा है कभी तक पराजित नहीं हुआ है ना। ये समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा भारत का, गुप्त वंश का भी,
ये हम लोग को काफी गौरवशाली है ना, अंदर से एनर्जी आएगा कि गुप्त वंश का पहला ऐसा राजा है जिन्होंने कभी किसी से पराजित नहीं हुआ है ना। इतना चित्र भारत को जीतने के बाद भी किसी से पराजित नहीं होने वाला राजा है। तो ये हो गया हम लोगों ने। तो भारत का नेपोलियन कौन कहा? V.A. स्मिथ ने, यानी V.A. स्मिथ ने क्या कहा? भारत का नेपोलियन। हम लोग देखेंगे कि हरिसेन इनका है, हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम क्या है? हरिसेन। और जितना भी विजय अभियान देखें पांचों चरण में, ये कहाँ मिलता है? तो प्रयाग स्तंभ है ना। ये सब सेक्शन कहाँ मिलता है? प्रयाग स्तंभ में। उसके बाद देखेंगे तो ये समुद्रगुप्त का सेक्शन है। और समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग देखें, समुद्रगुप्त को देखिएगा तो सिक्का है, मूल रूप से सिक्का पर वीणा का चित्र मिलता है। क्या मिलता है? वीणा का चित्र। समुद्रगुप्त के सिक्का पर वीणा का चित्र मिलता है। किस पर मिलता है? वीणा का चित्र। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इनको क्या कहा? तो कुछ इतिहासकारों ने इनको कविराज की उपाधि धारण बताया है, यानी कविराज। वीणा किनका है ना? सरस्वती का एक पहचान है। तो सरस्वती चूंकि, और ये इनके मूर्ति पर क्या, यानी कि सिक्का पर वीणा का, यानी अपने हाथ में वीणा लिए हुए इस तरह से अब समुद्रगुप्त का चित्र मिलता है, जिससे संकेत लगता है कि उन्हें क्या है? कवि प्रेम थे, यानी काफी उनको है ना कवि थे, इसीलिए उनको कविराज की उपाधि की यानी संज्ञा दी गई है। उसके बाद देखिएगा तो ये आपका समुद्रगुप्त का सेक्शन है। तो यही तो समुद्रगुप्त। बाकी हम लोग देखेंगे तो समुद्रगुप्त के बाद आखिर कौन राजा बना? तो समुद्रगुप्त का 2 बेटा था। इनका तो कितना बेटा था? 2 बेटा। उस बेटा का नाम क्या था? एक का नाम था रामगुप्त और एक का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। पहला बेटा का नाम क्या था? तो रामगुप्त। दूसरा का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए राजा आखिर इसके बाद कौन बना? तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? रामगुप्त। कौन बना राजा? रामगुप्त। राजा कौन बना? रामगुप्त। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो कमेंट जरूर बताइएगा। जब रामगुप्त राजा बना, रामगुप्त इतना नालायक शासक है, इतना नालायक बेटा है किसका? समुद्रगुप्त का, कि इसका एक कहानी आपको सुनाएंगे। उस कहानी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना नालायक बेटा अपनी धरती पर जन्म लिया था। किसके वंश में? तो गुप्त वंश के। और वो भी भारत का नेपोलियन कहे जाने वाला समुद्रगुप्त का बेटा है। बताइए पूरे भारत को जीतने वाला समुद्रगुप्त का बेटा है कौन? रामगुप्त। और ये इतना नालायक है कि देखिएगा तो ये कौन है? रामगुप्त। और देखिए ये जो सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ कौन सा शासन कर रहा था? शक। और शक वंश के एक राजा थे, उनका नाम क्या था? रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय, इनका नाम क्या था? रुद्र सिंह तृतीय। ये भी काफी शक्तिशाली राजा था। क्या था? काफी शक्तिशाली राजा। तो चूंकि रुद्र सिंह तृतीय जान रहा था कि ये नालायक राजा है, यानी रामगुप्त नालायक है, और इसके कहा जाता है कि गुप्त काल में, नहीं जब राजा बना था रामगुप्त, और रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। कहीं कहीं इनका नाम ध्रुव स्वामिनी भी मिलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। और ये कहा जाता है कि ध्रुव देवी इतना सुंदर थी कि उस काल की सबसे सुंदरी महिलाओं में, जैसे आज के सुंदर महिलाओं में है ना अवार्ड मिलता है, मिस यूनिवर्सिटी या मिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, इस तरह से। तो वो रामगुप्त की पत्नी है कौन? ध्रुव देवी। उस समय की विश्व सुंदरी में इनका नाम था। और चूंकि उस समय देखिएगा जिस राजा के पास जितना अधिक सुंदर पत्नी है, वो संकेत थी कि उसका वो राजा है, वो काफी उसका बड़ा राजा है। मतलब कहने का, मान लीजिए कि अगर आपके पत्नी काफी सुंदर है तो आप बहुत शक्तिशाली राजा हैं, है ना। ये सूचक था उस समय में कि जिसके पत्नी सुंदर है उसका राजा, वो राजा भी उसका काफी बड़ा होगा। तो जिसका पत्नी सुंदर है तो विश्व सुंदरी का नाम था किनका? ध्रुव देवी का। और ध्रुव देवी ध्रुव देवी का पति रामगुप्त इतना नालायक था, है ना। और चूंकि ध्रुव देवी चूंकि सुंदरी थी, तो सुंदरी के फेर में हर कोई चाहता है कि हमारा पत्नी सुंदर हो, है ना। ये हर व्यक्ति पुरुष का एक ख्वाहिश होता है कि हमारा पत्नी क्या हो? सुंदर से सबसे सुंदर हो, है ना। ये भी आज के दौर में भी देखते हैं। क्या शिकायत का एक विवाह हो रहता है, दूसरा अगर देखा कि दूसरा अगर उसकी पत्नी सुंदर है तो लोग उसके पर है ना नजर गड़ा देता है, अलग बात है। तो
रुद्र सिंह तृतीय को रहा नहीं गया। रुद्र सिंह तृतीय के दरबार में एक बार दरबार हो रहा था, और रुद्र सिंह तृतीय के दरबार में चूंकि इसका भी पत्नी का सुंदर थी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं थी, है ना, ध्रुव देवी से सुंदर नहीं थी। तो रुद्र सिंह तृतीय का अपने पत्नी का प्रशंसा कर रहा था अपने दरबार में। लेकिन एक दरबारी चाहे खड़ी होकर, यानी कि दूत एक दरबारी है जो कहा रुद्र सिंह तृतीय से कि महाराज क्षमा कीजिएगा, आपके पत्नी से भी सुंदर एक नारी है, आपके पत्नी से भी सुंदर नारी, ध्यान से सुनिएगा, आपके पत्नी से भी एक सुंदर नारी है, उस पत्नी उसका नाम क्या है, ध्रुव देवी। और रामदूत रुद्र सिंह तृतीय कहा कि अरे भाई, अभी तक तो हमारा पत्नी सबसे सुंदर है, कौन ऐसा व्यक्ति है कि पत्नी है जो अभी इतना सुंदर है, बताओ हमको। तो कहा कि महाराज ये दूर नहीं है, ये गुप्त वंश के राजा रामगुप्त की पत्नी ही है। तो कहा कि ओ ऐसा बात है, तो ठीक है। अब इसको जहन में रहा नहीं गया, क्योंकि हर कोई चाहता था राजा कि हमारा पत्नी है जो सुंदर हो, है ना, ये शक्तिशाली राजा का सूचक। तो भाई पता चला रुद्र सिंह तृतीय को कि ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी है, ध्रुव देवी जो काफी सुंदर है। तो इसको रहा नहीं गया और इस तुरंत ही संदेश भेजा किसको, रामगुप्त को, कि या तो हमसे लड़ाई कर लो और नहीं तो अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दो, तो हम लड़ाई घट नहीं करेंगे, है ना। तो मतलब ये दो तरह का अपने संदेश भेजा है। कौन, रुद्र सिंह तृतीय किसके पास, तो गुप्त वंश के शासक रामगुप्त के पास, कि क्या भेजवाया संदेश, कि यदि तुम्हें चाहता है, तुम शांति चाहते हो तो अपनी पत्नी के भेज दो, और नहीं तो युद्ध चाहता है तो फरिया लो आके, है ना। तो चूंकि ये जान रहा था रुद्र सिंह तृतीय कि ये नालायक शासक है, मतलब अयोग राजा है, योग नहीं है, तो ये लड़ाई झगड़ा तो करेगा ही नहीं, तो ये अपने पत्नी को भेजेगा ही भेजेगा, इसीलिए संदेश में दो चीज भेजा था। उसके बाद रुद्र सिंह तृतीय संदेश भेजा इसके पास, तो आपका रामगुप्त सोचा कि अगर लड़ाई करेंगे अर्थात युद्ध करेंगे तो युद्ध में हारना तय है। तो इसने क्या सोचा कि अब अपनी पत्नी को भेज देते हैं ध्रुव देवी को, हम दूसरा शादी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दूसरा शादी कर लेंगे, दूसरा शादी हम कर लेंगे, तो ये होगा कि हमारा साम्राज्य ही बच जाएगा, और क्या होगा, हम, है ना, और लड़ाई झगड़ा करने से भी, युद्ध करने से भी बच जाएंगे। तो ये निर्णय लिया कि हम अपनी पत्नी को भेजेंगे, और अपने भाई है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय का कहा कि ध्रुव देवी को कि जाकर, है ना, रुद्र सिंह तृतीय के दरबार में पेश करो, मतलब पहुंचा दो। तो कहा ठीक है, चूंकि रामगुप्त राजा है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके बड़े भाई आपको अपनी पत्नी को दूसरे यहाँ भेजने के लिए कहेंगे तो आप जाइएगा नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं, आपका भाई, मान लीजिए कि आपके भाई राजा है, तो राजा का मानना भी, जो वचन है यानी जो बात है वो भी मानना जरूरी है। अगर ना मानेंगे तो भी उनका साम्राज्य में, चूंकि वो राजा है, कुछ भी करवा सकता है। तो इस कंडीशन में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनका बात माना, और अपनी भाभी अर्थात ध्रुव देवी को पालकी में, मतलब डोली में बैठाकर लेकर चल दिए कहा, रुद्र सिंह तृतीय के पास। जैसे ही रुद्र सिंह तृतीय के पास जाना शुरू हुए, तो रास्ता में चंद्रगुप्त द्वितीय सोच रहे हैं कि कैसा समय है और कैसा बात है कि हमारी भाभी जो हमारे कुल की गौरव है ना, हमारे साम्राज्य की क्या है, धर्म पत्नी है और पूरे राज बहू है, वो किसके पास जा रही है, ध्रुव देवी रुद्र सिंह तृतीय के पास। एक इससे काफी शर्मिंदा हुआ कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। इतने नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ये सोच रहा मन में कि बताइए, जिस क्षेत्र का राजा के पत्नी अगर सुरक्षित नहीं है तो उस क्षेत्र के प्रजा का क्या हाल होगा, ये बता भी सकते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में बहुत से उसके मन में विचार आ रहा था। तो जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचने वाला था, मतलब गुजरात और इधर के बॉर्डर पर, मतलब रुद्र सिंह तृतीय का बॉर्डर पर पहुंचने वाला था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने निर्णय लिया कि हम अब खुद ही इसके पास जाएंगे, और अपनी भाभी अर्थात रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को बॉर्डर लाइन पर ही रुकवा दिया, और स्वयं ध्रुव देवी का रूप धारण किया, साड़ी पहन लिया, नाखून विषम तरह बना लिया। और चूंकि आपको पता हो कि घूंघट का प्रथा था, यानी कि क्या था, है ना, घूंघट मतलब गिरा के चलो, घूंघट गिरा के चलना भी काफी चीज था उसमें भी। और आज भी कभी कभी हिंदू धर्म में आप देखे होंगे कि लोग अपनी घूंघट को
क्या करते हैं, गिरा कर चलते हैं। और मुस्लिम धर्म तो खैर अलग बात है, वो हमेशा पूरा अपने शरीर को ही ढक लेते हैं, तो वैसा संस्कृति है उनका, वो काफी एक अच्छी चीज है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता का कल्चर को हम लोग अपना रहे हैं, और अपने जो कल्चर है इंडियन कल्चर, उसको हम लोग भूल रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इंडियन कल्चर में अगर स्त्री अगर सही से अगर साड़ी भी पहन ले तो विदेशी जो छोट छोट कपड़ा पहनती है उससे भी सुंदर लगेगी। लेकिन कह भी क्या सकते हैं, है ना, देख कर ही, चूंकि हर कोई दिखावटी में विश्वास रखता है ना। अगर वो व्यक्ति अगर वो विदेशी है जो क्या छोट छोट कपड़ा पहना है तो वो भी छोट कपड़ा पहनेगा, तो ये काफी गलत है। और ये है ना, लेकिन ज्यादातर ये सीबीएसई वाला में देखने वाला मिलता है। सीबीएसई के लड़की हो गए या फिर टाउन के लड़की हो गए, ऐसा नहीं मैं हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, जो हकीकत है वो बात कर रहे हैं। गांव के देहात में अभी भी होता है, कम लोग पहनते हैं कपड़ा, लेकिन गांव देहात में अभी आज भी देखिएगा तो इस तरह के पहनावा उछावा से दूर रहते हैं। मतलब गांव देहात में भी भारत की जो संस्कृति है वो देखने को मिलता है। लेकिन शहर में चले जाइए, लोग अपने शरीर को सही से ढक नहीं पाते और चले जाते बाजार में। तो खैर हम लोग इस पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो बात हम लोग कर रहे थे रुद्र सिंह तृतीय के, तो चल दिया तो यानी ध्रुव चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, तो आपका जितना है साड़ी का पल्लू नीचे गिरा लिया और स्वयं डोली पर रुद्र सिंह ध्रुव देवी का रूप कर बनाकर डोली पर बैठ गया, यानी कि है ना। और द्वार यानी कि जो सैनिक था ले जा रहा था, सैनिक को कहा कि चलो। और जैसे ही रुद्र सिंह तृतीय के दरबार में पहुंचा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके रूप में, तो ध्रुव देवी के रूप में, यानी ध्रुव स्वामिनी के रूप में। तो चूंकि जान रहा था कि रामगुप्त है कोई डरपोक राजा है, ये हमके साथ छल नहीं कर सकता, मतलब अपनी पत्नी को ही भेजा होगा। तो इस कंडीशन में रुद्र सिंह तृतीय अपने सैनिकों को कहा कि यहाँ से साइड हो जाओ, हम केवल और केवल सिंगल पीस, मतलब हम अकेला ध्रुव देवी से मिलना चाहते हैं। अब क्या ध्रुव देवी के साथ करता हुआ बता सकते हैं, है ना, चूंकि शादी विवाह के सेक्स मैटर था। चूंकि तो जैसे ही सिंगल कैमरा में कौन कौन गया ग्रोथ, रुद्र सिंह तृतीय और ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय किसके रूप में, ध्रुव देवी के रूप में। तो देखा कि डर गया कौन, रुद्र सिंह तृतीय, और एक सोचा कि छल किया है कौन, रामगुप्त ने। लेकिन बताइए रामगुप्त ऐसा भेजा था तो नहीं, रामगुप्त डरपोक शासक था, अपनी पत्नी को भेज दिया था। लेकिन ये चाल कौन चला, शकुनी की तरह चाल कौन चला, चंद्रगुप्त द्वितीय। एक हम लोग काफी इन पर गौरवशाली और हम लोग इनका काफी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम लोग एनर्जी आ जाता है कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को बचाया, यानी गुप्त वंश का जो संस्कृति था उसको बचाया कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसकी हत्या कर देता है रुद्र सिंह तृतीय को। और हत्या करने के बाद कौन शासक है, रुद्र सिंह तृतीय कौन शासक है, तो शक शासक है। तो इसीलिए आपको बताए थे कि 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन शाखा के राजा को शक के शासक शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और इसी पर एक विक्रम संवत भी चलाया जा रहा है, वो हो गया। तो जो जब रुद्र सिंह तृतीय कौन शासक है, तो शक शासक है। और इस शक का सबसे अंतिम शाखा कहाँ, गुजरात में जो स्थापित बच रहा था, सभी क्षेत्र से शक भगा दिया गया था, पराजित कर दिया गया था, लोगों ने पराजित करके भगा दिया। लेकिन अंतिम रूप से कौन बच रहा था, रुद्र सिंह तृतीय, जो शक यानी गुजरात के क्षेत्र में शासन कर रहा था। इसको मार दिया कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और मारने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, है ना। इसके पहले भी लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और चूंकि आपको पता होगा कि आपका जो शक शासक था, सिक्का चांदी का सिक्का चला रहा था और गुप्त लोग सोने का सिक्का चला रहे थे। तो जैसे ही रुद्र सिंह तृतीय को हत्या किया, आपका पराजित किया कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इसके उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रश्न आएगा किस गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिन्होंने सोने का सिक्का न चलाकर चांदी का सिक्का चलाया, तो ये रुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय। जब इसके बाद हत्या करने के बाद अपनी पत्नी को, जब अपनी भाभी को लेकर कहाँ चल दिया, अपने पुनः साम्राज्य की ओर चल दिया कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अपने सोचा कि ऐसा भाई रहने से अच्छा है कि न रहे, और अपने जाकर भाई को भी हत्या कर दिया कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। और हत्या कर अपनी भाभी से, यानी कि अपनी भाभी ध्रुव देवी अर्थात ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि हर इन्हीं के कुल की थी, है ना। यह परंपरा भी है कि अगर भाई की न रहे तो उसकी पत्नी को अपना पत्नी बना लिया। चूंकि काफी सुंदर थी, विश्व सुंदरी थी, तो हर व्यक्ति का हर पुरुष का एक ख्वाहिश होता है कि हमारा पत्नी हो जो सुंदर हो, है ना।
सुंदर रह गई तो दूसरा जो पड़ोसी है वो नजर गड़ाएगा ही, और नजर गड़ा लिया तो समझ सकते हो कि क्या होगा, खेला होगा ना होगा, वो आप बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए, ये आपका ध्रुव देवी, तो यही था आपका समुद्रगुप्त का स्टोरी, जिसको हम लोगों ने सही रूप से समझ लिया। यहाँ तक देखिए, स्टोरी सुनाने का मेन हिस्ट्री में ही है, जो बीता हुआ चीज है उसको आपको बीच प्रत्यक्ष रूप से रखना। अगर हमारे कहानी को आप अच्छे तरह समझ गए होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी जो यानी कि रामगुप्त ने, अर्थात यानी रामगुप्त की पत्नी के ध्रुव देवी का नाम नहीं भुलाइएगा, हम एकदम 100% गारंटी देते हैं। और साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी हत्या किया था, रुद्र सिंह तृतीय को, ये कभी नहीं भुलाइएगा। तो कमेंट में बताइए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समुद्रगुप्त को, आप लिखना प्रारंभ कीजिए। समुद्रगुप्त लिखिए पॉइंट करके। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, अर्थात लिच्छवी का बेटा, अर्थात लिच्छवी का बेटा। लिखिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विजय को उल्लेख किया है। उसके बाद लिखिए समुद्रगुप्त ने अपने विजय को 5 चरण में आरंभ किया, 5 चरण में पाया, है ना, या जीता, 5 चरण में जीता। पहला लिखिए आर्यावर्त की विजय, दूसरा लिखिए दक्षिणापथ की विजय, और तीसरा लिखिए आटविक प्रदेश की विजय। और फिर लिखिए अगला सीमावर्ती, यहाँ लिख लीजिएगा क्या, सीमावर्ती, समवर्ती नहीं होगा, सीमावर्ती होगा, सीमावर्ती क्षेत्र का विजय। और एक अंतिम लिख लिए विदेशी राजाओं के साथ संबंध, विदेशी राजा का संबंध एक बार और आपको बताते हैं। मतलब इन्होंने क्या, जैसे ही जो विदेशी राजा था, जैसे शक, कुषाण, और नीचे में देखिए श्रीलंका के जितने भी शासक था सब डर गया, और डर के सब दोस्ती करना शुरू कर दिया, किससे, समुद्रगुप्त से, है ना। और इसी में समुद्रगुप्त कहते हैं, समुद्रगुप्त कहा कि हम डरने से, मित्रता करने से कोई फायदा नहीं है, हमको कुछ टैक्स के रूप में गिफ्ट दो, अगर आप तुम्हारे यहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं हमारे यहाँ भेजो। ये कौन कहा, समुद्रगुप्त। ये भी कम शौकीन स्त्रियों के नहीं थे, इससे समझ सकते हैं। फिर लिखिए समुद्रगुप्त के इस विजय अभियान को देखकर प्रमुख इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। देखिए अगला पॉइंट करके लिखिए समुद्रगुप्त के सिक्का पर वीणा का चित्र मिलता है। फिर अगला लिखिए पॉइंट करके, समुद्रगुप्त को कवि राज की उपाधि दी गई धारण दी गई है। उसके बाद लिखिए रामगुप्त, हेडिंग में लिखिए रामगुप्त लिखिए रामगुप्त समुद्रगुप्त का बेटा था। इसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी, अर्थात ध्रुव स्वामिनी लिख देते हैं आपको, ध्रुव स्वामिनी था। ये आपका हो गया समुद्रगुप्त से। अगर यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो क्लास है काफी आपका इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नया स्टूडेंट है तो। और फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।